नमस्कार दोस्तों, एसकेजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का लेसन है 7 परमाणु सिद्धांत। इसका टॉपिक है नील्स बोर की परिकल्पना। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, थॉमसन का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का श्रवण पत्र प्रयोग है, ये देख चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे एसकेजी ऑनलाइन क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि 10th क्लास के बच्चों को और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नील्स बोर की परिकल्पना। नील्स बोर ने क्या किया? 1913 में नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना समझाने के लिए, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना समझाने के लिए और इसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए, एक मॉडल तैयार किया जिसे हम नील्स बोर का मॉडल कहते हैं। या उसने जो बातें बताई, कुछ पॉइंट्स बताए, उनको हम कहते हैं नील्स बोर की परिकल्पनाएं या उनके कुछ सिद्धांत। ठीक है। तो नील्स बोर की जो परिकल्पनाएं हैं उनमें से पहली जो परिकल्पना है वो है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक न्यूक्लियस होता है तथा नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होता है। तो ये उन्होंने पहली परिकल्पना बताई कि ये कोई परमाणु है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में धनावेशित जो कण हैं वो प्रोटॉन होते हैं। ये इनकी पहली परिकल्पना है। ठीक है। दूसरी जो परिकल्पना है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा व त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ में या वाले पथ में मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। इन निश्चित ऊर्जा के पथ को कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इंग्लिश में इनको कहते हैं ऑर्बिट और एनर्जी लेवल कहते हैं। ये दूसरी परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा व त्रिज्या वाले पथ में चक्कर लगाते हैं। इन निश्चित ऊर्जा के पथ को कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे परिकल्पना यहाँ कंप्लीट होगी। दूसरी यदि परिकल्पना देखें तो ये निश्चित ऊर्जा के कोश या वर्ताकार पथ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है।
तो ये ऊर्जा स्तर हो गए, ऊर्जा स्तर, कोश या कक्षा। ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसका नाभिक है, और नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो परिकल्पनाएं कंप्लीट हो गई। तीसरी जो परिकल्पना है वो है ये कक्षाएं, जो ऊर्जा स्तर है, तो ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती हैं, सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। इन्हें स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। यह हमेशा पूर्णांक में होती है, यह हमेशा पूर्णांक में होती है, पूर्णांक 1 2 3 4 में होती है, यानी हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होती है। तथा इन्हें के एल एम एन सोल कहते हैं। ये तीसरी परिकल्पना हो गई। ठीक है, कि जितने भी ऊर्जा स्तर होते हैं वो नाभिक के चारों ओर, जितने भी ऊर्जा स्तर हैं या कक्षाएं हैं वो किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर। ये देखो ये नाभिक है, यहाँ पे हमने दो ऊर्जा स्तर लिए हैं, तो ये नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का अर्थ होता है जिनका केंद्र एक हो। ठीक है ना, तो दोनों का केंद्र एक है, तो सकेंद्रीय वलय के रूप में व्यवस्थित होती हैं और इन्हें एन से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, एन से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा डायग्राम बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए नाभिक है, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इस प्रकार से यहाँ पे नाभिक हो गया, इसमें प्रोटॉन्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये कक्षाएं हैं वो सकेंद्रीय वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है। ठीक है, इनको हम एन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन। एन बराबर 1 2 3 4 या के एल एम एन। ठीक है, ये हमेशा पूर्णांक में होती है। किसमें होती है, पूर्णांक संख्या में होती है। इन्हें के एल एम एन या और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वो सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहली है तो के या जी के, एल 2, एम 3, एन 4। तो इस प्रकार से और आगे में इनको बढ़ा सकते हैं। चौथी परिकल्पना है कि जैसे जैसे एन का मान बढ़ता है, एन का मान बढ़ने से, एन का मान बढ़ने से कक्षा की नाभिक से दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, साथ जिससे एन का मान बढ़ने से कक्षा की नाभिक से दूरी बढ़ती है और उसकी ऊर्जा बढ़ती है और उसकी एनर्जी है वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये चौथा परिकल्पना है कि जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा, देखो एन का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जा रहा है
उस कक्षा की नाभिक से दूरी, जैसे 1 नंबर की कक्षा है, n बराबर 1 तो नाभिक के पास है, n बराबर 2 नाभिक से दूर हो गई, n बराबर 3 नाभिक से और दूर हो गई। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ता है कक्षा की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है और ऊर्जा का मान है वो भी बढ़ता जाता है। जैसे यदि हम माने कि k बराबर 1 ये नाभिक के सबसे पास है तो इसकी ऊर्जा भी सबसे कम होगी, तथा n वाली है 4, ठीक है ना, तो ये नाभिक से इन तीनों की तुलना में सबसे अधिक है तो इसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। तो केवल जो k वाली कक्षा है या n बराबर 1 वाली कक्षा है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है क्योंकि ये नाभिक के सबसे पास होती है, और जो नाभिक से दूर होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। 5वां स्टेटमेंट है, ये जो कक्षाएं हैं ऊर्जा स्तर है, इन कक्षाओं का कोणीय संवेग, इन कक्षाओं का कोणीय संवेग जो होता है वो mv, कोणीय संवेग mvr h/2 या इसका गुणक होता है, या इसका गुणक होता है। यहां पर यदि m देखें, m जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान v होता है वह इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, और जो r है वह परमाणु की त्रिज्या है या कक्षा की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और h है वो प्लैंक स्थिरांक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यानी हम इससे क्या सिद्ध करेंगे कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग कितना हो, n h/2 के बराबर हो। ये नील्स बोर की 5वीं परिकल्पना थी कि जो भी कक्षाएं हैं, ये जितनी भी कक्षाएं हैं इनका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, mvr = h/2 इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, r क्या है, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या है, h क्या है, प्लैंक स्थिरांक है। इससे यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग कितना हो, कोणीय संवेग nh/2 के बराबर हो। ये 5वीं परिकल्पना थी। 6ठी परिकल्पना है कि जब इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के कक्षों में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये छठा है कि जब इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है ना, तो उसकी ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊर्जा न तो बढ़ती है और न ही घटती है। 7वीं परिकल्पना है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है
जब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह अवशोषण करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन यदि बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप कर जाता है। यहां देखते हैं डायग्राम बना के, ये इसका नाभिक है और ये यहाँ पे कोई ये नाभिक है और ये ऊर्जा स्तर है दो। मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसने बाहर से ऊर्जा का अवशोषण किया। बाहर से ऊर्जा का क्या किया? अवशोषण करने पर इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो ये अपने से अपर ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, जंप कर जाता है। ठीक है ना? तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, अपने से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में है, वो चला जाता है। इसके विपरीत क्या होता है कि जब सातवीं परिकल्पना जो है उसी का है ये, कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन यानी जब इलेक्ट्रॉन अपने में से ऊर्जा को बाहर निकालता है, उत्सर्जन करता है, तो उसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और कमी होने पर वह अपने से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप कर जाएगा। इससे विपरीत बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे नाभिक है, ये ऊर्जा स्तर है। पहले मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इसने क्या अपने में से ऊर्जा को बाहर निकाला, यानी ऊर्जा का क्या किया? उत्सर्जन किया, अपने में से बाहर निकाला, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? पहले की तुलना में कम हो गई, तो ये अपने से नीचे निम्न ऊर्जा स्तर में है, वो जंप कर जाता है। तो इस प्रकार से नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना को समझाने के लिए और उसके रैखिक स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एक मॉडल दिया, जिसके 7 अभिग्रहित थे, उनकी चर्चा हमने कर लिया। नील्स बोर के मॉडल में भी कुछ कमियां थी, वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। तो नील्स बोर की कमियां, क्या क्या कमियां थी? तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल की 3 कमियां थी मुख्य रूप से। पहली कमी थी कि जो नील्स बोर का जो मॉडल है वह एक या दो इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु हैं उन्हीं की संरचना को समझाने में सफल रहा। अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु थे, परमाणु की संरचना को समझाने में असफल रहा, ठीक है? कि नील्स बोर ने जो मॉडल दिया वो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु थे उनकी संरचना को तो समझाने में सफल रहा, लेकिन अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु हैं उनकी संरचना को समझाने में सफल नहीं हो पाया, उनकी संरचना को समझा नहीं पाए। तो यहाँ पर ये इसकी कमी है। दूसरी कमी थी, नील्स बोर ने बताया, या नील्स बोर के मॉडल के अनुसार
जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में या निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो हमें रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। कैसा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है? रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जब हम उच्च भेदन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उच्च भेदन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कई और छोटी छोटी लाइनों में बटा होता है। जैसे मान लीजिए ये रैखिक स्पेक्ट्रम है, इसको उच्च भेदन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो ये कई ऐसी छोटी छोटी लाइनों में बटा होता है। ये तो एक ही रैखिक स्पेक्ट्रम है, वो कई लाइनों में बटा होता है। तो इसको भी नील्स बोर का जो मॉडल है वो स्पष्ट नहीं कर पाया कि ऐसा होता क्यों है। तीसरी इसकी कमी थी, इसकी कमी थी कि परमाणु जो होते हैं वह रासायनिक बंध बनाकर, परमाणु है वह रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाते हैं। तो ये परमाणु है वो रासायनिक बंध बनाकर अणु कैसे बनाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेज होते हैं, तो इसको भी नील्स बोर का जो मॉडल है वो समझा नहीं पाया। तो नील्स बोर के मॉडल की मुख्यतः 3 कमियां हैं कि अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है उसको नहीं समझा पाए, रैखिक स्पेक्ट्रम को उच्च भेदन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो एक लाइन कई छोटी छोटी लाइनों में विभक्त मिलती है। ऐसा क्यों होता है इसको नहीं समझा पाए। और जो परमाणु है वो रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाते हैं, ऐसा क्यों होता है इसको भी समझाने में असफल रहा। तो नील्स बोर की जो परिकल्पना थी इसमें आपको यदि कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बताएं ताकि हम आपकी जो समस्या है उनका समाधान कर सकें। धन्यवाद।